हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल आप लोगों के? तो आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नया पार्ट, जिसमें मैं मैक्सवेल के कुछ और इंपॉर्टेंट फिनोमिना के बारे में बताऊंगा। जो उसने रेडिएशन के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताई वो आपको बताऊंगा, और इसी के साथ साथ हम करेंगे आज की वीडियो में उसी चीज के न्यूमेरिकल्स भी। तो सबसे पहले बच्चों हमें मैक्सवेल की वेव थ्योरी हमने पुराने पार्ट में पढ़ ली थी। जिसने ना देखी हो वो मैक्सवेल की वेव थ्योरी देख ले बच्चों। तो उसमें वेव थ्योरी में जल्दी जल्दी रिकॉल करा देता हूं, ताकि जो डायरेक्ट यहां पे आ चुका है वो भी सीख ले। 4 पॉइंट थे सिर्फ, कि जो भी लाइट सोर्स होता है उसमें से जो लाइट निकलती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो निकलती है वो असल में रेडिएशन एनर्जी होती है। वो रेडिएशन एनर्जी लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है और वो वेव नेचर का होता है। वो अपने साथ जब वो ट्रेवल करती है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बना के चलती है, और उसे कोई भी मीडियम मटेरियल की जरूरत नहीं होती, यानी कि इवन वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। तो ये हमने मैक्सवेल की वेव थ्योरी में पढ़ा था। और ये रेडिएशन में बच्चों हमें कुछ वेवलेंथ के बारे में पता चला, कुछ फ्रीक्वेंसी के बारे में पता चला, कुछ टाइम पीरियड के बारे में पता चला, वेव की वेलोसिटी के बारे में पता चला, और वही चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर हम पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडिएशन, और रेडिएशन में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे वेवलेंथ। क्या पढ़ेंगे बच्चों? वेवलेंथ। ठीक है, तो ये है आपका टॉपिक नंबर फर्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, वेवलेंथ। ओके, तो बच्चों देखो, सबसे पहली बात यह है कि वेवलेंथ क्या होती है, क्या उसका डायग्राम होता है, किस सिंबल से वेवलेंथ को दिखाया जाता है। तो असल में वेवलेंथ की अगर सिंबल की बात करें, किसकी बात करें? सिंबल की बात करें, तो सिंबल होता है जी वेवलेंथ का लैम्डा। क्या होता है? लैम्डा। तो इस सिंबल को बच्चों लैम्डा बोलते हैं। और वेवलेंथ असल में कोई भी एनर्जी हो, आपकी कोई भी लाइट सोर्स हो जिसमें रेडिएशन होता है, उसके अंदर वेव होती है। और वेव चलती कैसे है? जैसे आपने किसी रुके हुए पानी में पत्थर मार दिया, तो रुके हुए पानी में जब आप पत्थर मारोगे तो सर्कल्स बनेंगे। तो वो जो सर्कल्स है बच्चों वो कुछ उभरे हुए बनेंगे और कुछ नीचे जाते हुए भी बनेंगे, कुछ उभरे हुए बनेंगे और कुछ नीचे जाते हुए बनेंगे। वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम बच्चों लाइट के साथ होता है, साउंड के साथ भी बच्चों वही होता है। जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो साउंड के पार्टिकल जो कर रहे होंगे वो वाइब्रेट कर रहे होंगे और आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। मोबाइल में नहीं, अगर आमने सामने होते तब वाली बात है। ठीक है, तो मेरे मुंह से जो साउंड वेव निकल रही है वो भी बच्चों ऐसे निकलती है। तो एनर्जी में से जो रेडिएशन निकलता है उसमें जो वेव होती है वो भी ऐसे ही ट्रेवल करती है। और पानी के अंदर पत्थर मारोगे तो उसमें भी ऐसे करके कुछ ट्रेवल होता है, रिंग्स बन जाते हैं, बच्चों को सर्कल्स बन जाते हैं, वो भी वेव की फॉर्म बनती है। वो भी किसकी फॉर्म बनती है? वेव की। तो वेव की बच्चों एक फॉर्म होती है, वेव का एक डायग्राम होता है। तो वेव के डायग्राम को हम सिंपली कुछ ऐसे शो कर सकते हैं, कुछ ऐसे शो कर सकते हैं। इसमें बहुत ही मानने वाली बात यह है कि ऊपर की इसके बीच का जो हिस्सा होता है कितना ये उठा है, इसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है। और उसके बाद इस पूरे हम्प को जो उठावा हम्प है इसको बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और नीचे वाले को भी एम्पलीट्यूड कहा जाता है, लेकिन नेगेटिव एम्पलीट्यूड में आता है बच्चों ये। तो ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है, जो नीचे वाला उठावा हिस्सा है, इसको ट्रफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रफ। और जो आपकी वन कंप्लीट वेव होती है उसको बोलते हैं लैम्डा, उसे बोलते हैं लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ। तो आप बोल सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ आर नोन एज वेवलेंथ। क्या बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो डेफिनेशन? द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, इज कॉल्ड वेवलेंथ। जो डिस्टेंस होती है क्रेस्ट और ट्रफ की उसी को ही क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? वेवलेंथ कहा जाता है। और वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो यूनिट ऑफ वेवलेंथ आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि मीटर में लिया जाता है। किस में लिया जाता है? मीटर में। लेकिन बच्चों वेवलेंथ के कुछ अलग अलग यूनिट भी होती है जो आपको मालूम होनी चाहिए, लेकिन वो यूनिट हम न्यूमेरिकल में इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस आपको पता होनी चाहिए। और अगर वो यूनिट किसी न्यूमेरिकल में आ भी जाती है तो उन यूनिट को मीटर में कन्वर्ट करना हमको आना चाहिए। तो सबसे पहला कुछ एनदर यूनिट हम लोगों को मालूम होनी चाहिए। एनदर यूनिट्स हमको कुछ मालूम होनी चाहिए। जैसे पहली यूनिट हमको मालूम होनी चाहिए नैनोमीटर। नैनोमीटर मालूम होना चाहिए। चलो ये भी छोड़ो, माइक्रोमीटर मालूम होना चाहिए। माइक्रोमीटर, तो माइक्रो बच्चों ऐसे करके यू बनाओ, दो पूंछ खींच दो तो उसे माइक्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो। ओहो छी क्या कर दिया ये, MICRO, माइक्रो कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? माइक्रो। ठीक है,
तो 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर -6 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 10 की पावर 6 मीटर। और बच्चों ऐसे ही हमें 1 नैनोमीटर के भी बारे में पता होना चाहिए, एनएम को नैनोमीटर कहते हैं, तो इसमें 10 की पावर -9 मीटर होते हैं, -9 मीटर होते हैं। ऐसे ही हमें बच्चों 1 एंगस्ट्रॉम के बारे में मालूम होना चाहिए, तो ए नॉट को एंगस्ट्रॉम कहा जाता है, तो इसमें 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। ऐसे ही बच्चों हमको 1 पिकोमीटर के बारे में मालूम होना चाहिए, तो 1 पिकोमीटर में 10 की पावर -12 मीटर होते हैं। तो ये कुछ दूसरी यूनिट्स है बच्चों जो कभी कभी न्यूमेरिकल में आ जाती है। 500 नैनोमीटर, 500 माइक्रोमीटर, 500 एंगस्ट्रॉम, 500 पिकोमीटर ऐसे आ जाएगा, लेकिन आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले इन यूनिट्स को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मीटर में कन्वर्ट करने के बाद ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना। अगर इन यूनिट में ही आप सॉल्व कर दोगे तो वो न्यूमेरिकल फिर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो मीटर होती है। तभी वेवलेंथ बोलता है कि मैं तो मीटर में ही सॉल्व होऊंगा, मैं कोई और यूनिट में क्यों सॉल्व होऊंगा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ मीटर में सॉल्व होऊंगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों, आपको वेवलेंथ का टॉपिक क्लियर हो गया। इसी के साथ बच्चों रेडिएशन का दूसरा जो टॉपिक है वो है, रेडिएशन का जो दूसरा टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी। रेडिएशन का दूसरा जो टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी, QUENCY, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को बच्चों न्यू से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं? न्यू से। तो इस तरीके से v को थोड़ा टेढ़ा कर देना तो उसे न्यू बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? न्यू न्यू न्यू, ठीक है। जैसे इसे बोलते हैं माइक्रो, तो इसे क्या बोलते हैं? न्यू बोलते हैं। इतना ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी बच्चों? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी वेव बन रही है। कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी लाइट का पॉइंट हो सकता है। जैसे मेरे पास कोई भी पार्टिकल हो गया, वो पार्टिकल चमक रहा है, वो पार्टिकल ग्लो कर रहा है, तो वो पार्टिकल कितनी वेव्स प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही होगी किसी पार्टिकल से, या किसी पार्टिकल से कितनी वेव पास हो रही होगी या प्रोड्यूस हो रही होगी, कुछ भी, पर सेकंड में। कितने सेकंड में? पर सेकंड में। उसे बोलते हैं बच्चों फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो हम यहां पे बोलेंगे द नंबर ऑफ वेव्स produces through a particle in 1 second, उसे बोलते हैं बच्चों फ्रीक्वेंसी। उसे क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अगर नंबर ऑफ वेव जो है वो ज्यादा बनेगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ वेव कम प्रोड्यूस होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के क्या हो गए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए बच्चों। लेकिन ये पर सेकंड में काम हो रहा है, पर सेकंड में, तो पर सेकंड मतलब टाइम डिवाइड में आ गया। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ये बनता है 1 अपॉन टी बनता है बच्चों। क्या बनता है? 1 अपॉन टी। अगर यूनिट की बात करें तो 3 यूनिट होती है बच्चों इसकी। पहली तो स्टैंडर्ड टाइम की सेकंड होती है, सेकंड को ऊपर ले जाओगे तो सेकंड -1 बन जाएगा। एक तो आपकी ये यूनिट हो गई, या तो आप हर्ट्स यूनिट भी लगा सकते हो, आपने सुना होगा हर्ट्स, काफी बार फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज से भी शो करते हैं। और ये आपके लिए नहीं होगी शायद, तो ये होगी साइकिल पर सेकंड। क्या होगी? साइकिल पर सेकंड। तो आप फ्रीक्वेंसी में कोई भी यूनिट यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहे आप उसे सेकंड -1 बोलो, चाहे उसे आप हर्ट्ज बोलो, और चाहे आप उसे साइकिल पर सेकंड बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। इसी नोट के साथ बच्चों आगे बढ़ते हैं, और पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव। क्या पढ़ते हैं? वेलोसिटी ऑफ वेव। तो अब पढ़ते हैं बच्चों वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। तो बच्चों वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? चलो कर दो डिफाइन, फिजिक्स तो पढ़े रहोगे आप लोग। तो व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, वो वेलोसिटी होता है। पर यहाँ पे बॉडी ट्रेवल नहीं करेगी बच्चों, कौन ट्रेवल करेगी? वेव ट्रेवल करेगी। कौन ट्रेवल करेगी? वेव। तो जब वेव ट्रेवल करेगी उसे बोलेंगे जी वेलोसिटी ऑफ वेव। तो यहाँ पे हम बोलेंगे वेव ट्रेवल पर यूनिट टाइम, वेव ट्रेवल पर यूनिट टाइम, ठीक है बच्चों। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू वेव ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम। तो बच्चों कितना टाइम? तो v इज इक्वल टू वेव ट्रेवल। वेव का सिंबल क्या होता है? आपने भी पढ़ा, वेव का सिंबल आपका लैम्डा होता है। तो वेव का सिंबल बच्चा आपका लैम्डा हो जाएगा, टाइम का सिंबल t हो जाएगा, और ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये बन गया v इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी, और अगर यूनिट की बात करें बच्चों, तो इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। क्या यूनिट होगी?
मीटर पर सेकंड। तो इसे बोलते हैं बच्चों वेलोसिटी ऑफ वेव। वेव पर सेकंड में कितना ट्रेवल करेगी उसे वेलोसिटी ऑफ वेव कहा जाता है, और कुछ इस तरीके से हम वेलोसिटी ऑफ वेव को दिखाते हैं। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इसी के बाद बच्चों पॉइंट नंबर 4 वेव नंबर। तो वेव नंबर को बच्चों वी बार से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? वी बार से दिखाते हैं। तो व्हाट इज वेव नंबर? तो वेव नंबर होता है इट इज द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट अलोंग 1 सेंटीमीटर लेंथ। इट इज द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट अलोंग 1 सेंटीमीटर लेंथ। मतलब नंबर ऑफ वेव 1 सेंटीमीटर में कितनी आ रही है उसको क्या बोलते हैं? वेव नंबर बोलते हैं। वेव का नंबर पता चल जाएगा, 1 सेंटीमीटर में जितना होगा उसको उतना पता चल जाएगा, है ना जी। तो वेव नंबर का फॉर्मूला होता है वी बार इज इक्वल टू 1/λ मीटर में। और अगर वेव नंबर की यूनिट की बात करें बच्चों, तो देखो बच्चों नीचे मीटर है, ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा? मीटर -1। क्या बन जाएगा? मीटर -1। तो बच्चों ये कुछ टर्म है जो आपको मालूम होनी चाहिए। वेवलेंथ के बारे में पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी के बारे में पता होना चाहिए, वेलोसिटी के बारे में पता होना चाहिए, और वेव नंबर के बारे में पता होना चाहिए। और इसी के साथ साथ आपको एम्पलीट्यूड के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो 5वां एम्पलीट्यूड, वैसे ज्यादा जरूरी नहीं है, एम्पलीट्यूड पर लिख लो, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है ना एम्पलीट्यूड लिखने में। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? वेव का जो ये डिस्टेंस होता है, ठीक है, वेव की जो हाइट होती है क्रेस्ट की, और ट्रफ की जो डेप्थ होती है। तो वेव की जो हाइट होती है और या तो डेप्थ होती है, उस वेव के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो आप बोलोगे द हाइट ऑफ क्रेस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ। द हाइट ऑफ क्रेस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और यूनिट क्या बनेगी एम्पलीट्यूड की? यूनिट बनेगी बच्चों मीटर। क्या बनेगी बच्चों? मीटर। तो ये कुछ 5 पॉइंट है बच्चों जो सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को करने के लिए, उसको दिखाने के लिए, उसको शो करने के लिए उसके पॉइंट जो होते हैं, उसके न्यूमेरिकल जो होते हैं, वो भी इन्हीं पॉइंट से बच्चों सॉल्व होंगे। तो एक बार जल्दी जल्दी फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है बच्चों? लैम्डा से दिखाते हैं। वेव कुछ ऐसे चलती है, वेव का ऊपर का हिस्सा क्रेस्ट हो गया, नीचे का हिस्सा ट्रफ हो गया, और बीच वाला जो डिस्टेंस होता है इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। और वन कंप्लीट वेव को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। यूनिट क्या होती है? वेवलेंथ की मीटर होती है, लेकिन कुछ अनदर यूनिट भी होती है जैसे माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर, पर इनको आपको मीटर में भी क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपके पास फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को बच्चों न्यू से दिखाते हैं। इट इज द नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूसिंग इन अ पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल प्रोड्यूसेस थ्रू अ पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल में जब 1 सेकंड में वेव प्रोड्यूस होगी उसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड होता है बच्चों। यूनिट की बात करें तो सेकंड -1 होती है, हर्ट्ज होती है, तो साइकिल पर सेकंड होती है। वेलोसिटी ऑफ वेव की बात करें तो वेव ट्रेवल पर सेकंड आर नोन एज वेलोसिटी ऑफ वेव, और उसको हम दिखाते हैं वेव ट्रेवल बाय टाइम से, तो λ/t से हम उसे दिखाते हैं। और यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड होती है। उसके बाद बच्चों आता है वेव नंबर। तो इट इज द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट अलोंग 1 सेंटीमीटर लेंथ, उसे बोलते हैं बच्चों वेव नंबर। और वेव नंबर का फॉर्मूला होता है वी बार 1/λ मीटर में, और यूनिट होती है फिर मीटर -1। और एम्पलीट्यूड तो जैसे कि मैंने आपको कहा, हाइट ऑफ क्रेस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ आर नोन एज एम्पलीट्यूड। तो इतना आपको क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई तकलीफ? तो बच्चों अब हम स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के बीच में बनाएंगे रिलेशन, और उस रिलेशन को करेंगे डिराइव, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी नोट करिए। उसके बाद करते हैं बच्चों हम डेरिवेशन। क्या करते हैं? डेरिवेशन, ठीक है। तो जल्दी जल्दी नोट करिए, स्क्रीनशॉट तो मत लेना, नोट ही करो, ठीक है। कॉपी पेन लो और नोट करो अच्छा से। कॉपी पेन लीजिए, नोट करिए। तो इतना मैं मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि मैं इसमें से ये फॉर्मूला बनाऊंगा, ठीक है। तो इसमें से फॉर्मूला बनेगा, देखते रहो कैसे फॉर्मूला बनेगा। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा यानी कि वेवलेंथ ऑफ अ वेव, या रेडिएशन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे कि वी नो डेट, सबसे पहले तो यार हमें एक चीज मालूम है, उससे हम मुकर नहीं सकते हैं।
हमें एक चीज मालूम है कि हमें वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला पता है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला होता है लैम्डा बाय टी, ठीक है। यहाँ पे छोटा टी है पर आप कैपिटल टी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो कैपिटल टी से भी काम चल जाएगा। और बच्चों अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल काम है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये वाला लगाते हैं फॉर्मूला, ऑल्सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम, और ये बन जाएगा टाइम इज इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी, इक्वेशन नंबर 2। क्या आपको इतना बात आप समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में। तो पहले मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया स्पीड ऑफ वेव वाला, उसके बाद मैंने फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला लगाया और टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी बना दी 1 बाय न्यू। अब मैं सेकंड इक्वेशन को कहां डाल देता हूं, फर्स्ट इक्वेशन में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट कि जो 1 बाय न्यू है वो मैं यहां पे डाल दूंगा, तो v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 1 बाय न्यू, और जो डिवाइड में होता है बच्चों वो ऊपर आ जाता है, तो v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, तो ये बनेगा बच्चों आपका रिलेशन। लेकिन कोई टीचर क्या करते हैं, कोई टीचर ये जो स्पीड होती है ना बच्चों वेव की, आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट की उससे ट्रेवल करती है, तो ये जो वेव की स्पीड होती है तो इस v को कभी कभी c में ले लेते हैं बच्चों, क्योंकि वेव की स्पीड जो होती है, क्योंकि मैक्सवेल ने अपने पोस्टुलेट में कहा था कि जो वेव की स्पीड होती है वो लाइट के मुकाबले चलती है, लाइट के बराबर चलती है। तो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸, और उसको हम करीबन 9th क्लास से ही साउंड चैप्टर से ही सी से शो कर रहे हैं ना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आया था वहां से भी सी से शो करी थी। तो यहाँ पे भी वी को क्या ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, और यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला, और सी की वैल्यू बच्चों आपको याद रखनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कभी कभी न्यूमेरिकल में गिवन आ गई तो अच्छी बात है, गिवन नहीं आई तो तब तो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो सी की वैल्यू याद नहीं रख सकते हो, ठीक है, इतने लायक हो तो याद रखना, इतने आप नालायक तो नहीं होंगे जितना मैं सोच रहा हूं। तो सी की वैल्यू याद रखोगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितनी याद रखोगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो बच्चों ये है डेरिवेशन, जो कि कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं, तो ये आपको करना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी आप इसे नोट करिए, फिर करते हैं न्यूमेरिकल्स। जल्दी नोट करिए, फिर करते हैं न्यूमेरिकल्स। ओके बच्चों, चलो पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल देखो हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं अभी फिलहाल। तो पहला फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड, दूसरा फॉर्मूला है c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, तीसरा फॉर्मूला है वेव नंबर 1 बाय लैम्डा, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन हमको क्या दिया है। क्वेश्चन हमको दिया है कैलकुलेट वेव नंबर, तो वेव नंबर कैलकुलेट करना है, यानी कि वी बार कैलकुलेट करना है। दूसरा फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। लेकिन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो अगर टाइम दे रखा होगा तो ये वाला लग जाएगा, टाइम नहीं दिया हो तो अब लैम्डा दे रखा होगा फिर। और यहाँ पे बच्चों हमें रेडिएशन की वेवलेंथ यानी कि लैम्डा दे रखा है 5800 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे हमें एक सिंगल चीज गिवन है लैम्डा, और उसी से हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको गिवन है लैम्डा इज इक्वल टू 5800 एंगस्ट्रॉम। लेकिन बच्चों इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी ये है कि ये एंगस्ट्रॉम में गिवन है, तो एंगस्ट्रॉम को सबसे पहले किस में करना पड़ेगा, मीटर में। तो यहाँ पे हमें पता है वी नो डेट कि जो एक एंगस्ट्रॉम होता है उसमें 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो 10⁻⁻10 मीटर से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो लैम्डा इज इक्वल टू 5800 इंटू 10⁻10। या तो आप इसे सॉल्व कर लो, ठीक है, या तो ऐसा करो ये 2 0 हटा दो और यहाँ पे डाल दो, तो इसको 58 बना दो। 58 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻10। भाई 2 0 को मैं 10⁻2 भी तो लिख सकता हूँ, 100 ही तो है असल में वो। तो 10⁻2 अगर 10 से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, तो 10⁻2 और -10 ये हो जाएगा -8। तो ये हो गया आपका लैम्डा मीटर में। किस में हो गया, मीटर में। ये भी सॉल्व यहां से भी सॉल्व कर सकते थे पर मैंने थोड़ा और शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब लगाते हैं जरा वेव नंबर का फॉर्मूला। क्या वेव नंबर का फॉर्मूला 1 बाय लैम्डा मीटर में होता है, तो हाँ लैम्डा मीटर में है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं करूंगा वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय 58 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 58 मल्टीप्लाई 10⁻⁸। तो बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, बस 58 और 1 को कराना है डिवाइड। तो चलो फटाफट 58 और 1 को जरा डिवाइड करा दो, कितना आ रहा है जल्दी जल्दी बताना, ठीक है। तो ऐसा करते हैं 10⁻⁻8 को जरा ऊपर ले जा लो, तो ये बन जाएगी 10⁻+8 और ये हो जाएगा 58।
तो यार 10 की पावर 8 में से क्या मैं 58 ऐसे कैसे कर लेंगे, ऐसे ही हलवा है क्या? तो ऐसा करेंगे जी, ऐसा करेंगे कि मैं यार अगर 10 को बाहर निकालूं, पर ये तो बड़ा है ना, मैं ऐसा करता हूं 100 को बाहर निकालता हूं। तो 10 की पावर 8 में से अगर मैं 10 की पावर 2 बाहर भी निकाल लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूं, मैं 10 की पावर 2 को बाहर निकाल देता हूं, 10 की पावर 8 हो गई और ये 58 हो गया। सिंपल सी बात है। 10 की पावर 2 को बच्चों में 100 भी लिख सकता हूं, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओ सॉरी, ये 6 हो जाएगा, फिर 8 में से 2 निकाल दे 6 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 58। तो जरा 100 और 58 को डिवाइड करके बता दो कितना आ रहा है। चलो जल्दी जल्दी कुछ काम आप भी कर ले करो, सब कुछ हम ही थोड़े ना करते रहेंगे हैं। तो जब ये आप डिवाइड करोगे तो आएगा 1.92, कितना आएगा 1.92 इंटू 10 की पावर 6 मीटर माइनस 1। तो ये होगा आपका आंसर, ये होगा आपका आंसर। आगे कैलकुलेशन समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि किसी किसी बच्चे को थोड़ी पावर में दिक्कत हो जाती है तो उन्होंने पावर को रोटेट करके भी दिखा दिया। उसके बाद आपसे बोला है कि फ्रीक्वेंसी निकालो, क्या निकालो? फ्रीक्वेंसी। तो निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीक्वेंसी निकालनी है बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी के लिए लगाएंगे C इज इक्वल टू न्यू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी के लग जाएगा C बाय लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C की वैल्यू याद रखना 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है, और इसकी वैल्यू 58 इंटू 10 की पावर 8 है बच्चों। तो ये जो 8 है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 8। तो न्यू इज इक्वल टू 3 अपॉन 58 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर अच्छा -8 है, -8 है, ऊपर जाके प्लस का 8 हो जाएगा, तो 16 पावर हो जाएगी। कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आप 3 और 58 को जरा डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है। 3 और 58 को डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है। वैसे इतना कुछ लोचा करने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे करना है इसे, क्योंकि देखो शॉर्टकट मारते हैं। 158 तो डिवाइड करके 192 आता है ना, तो इसको कर देते हैं फटाफट, देखो कैसे हो जाएगा। ऐसा करते हैं, न्यू इज इक्वल टू 3 इंटू, इसमें से दोबारा 100 निकाल देते हैं, इसको 10 की पावर 6 बना देते हैं, और 10 की पावर 8 तो ये है ही, और यहाँ पे कर देते हैं 58। मैं 58 और 100 को डिवाइड तो कर चुका हूँ, यहाँ पे कर चुका हूँ, 1.92 होता है, तो मैं इसको कर देता हूँ 3 इंटू 1.92 और 10 की पावर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये हो जाएगी 14। जरा 1.92 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.92 इंटू 3 जब करोगे तो 3 2 6 हो जाएगा, और 3 9 27 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 1 3, और 2 ऐड करोगे तो 5.76। तो न्यू हो जाएगा 5.76 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स। तो क्या आपको कैलकुलेशन आ गई बच्चों समझ में? क्या आपको कैलकुलेशन आ गई समझ में कैसा करा हमने क्वेश्चन? तो आंसर बिल्कुल मैच्योर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी जल्दी नोट करिए, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी जल्दी नोट करिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, तो फिर आप और मैं साथ में करेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो पहले आप लोग ट्राई करिए, 5 गिनती में पॉज करिए, ट्राई करिए, 1 2 3 4 5, ट्राई करिए। ओके चलो मैं भी ट्राई करता हूं आप लोगों के साथ, और हो जाएगा तो एक रसगुल्ला मेरी तरफ से आपके लिए। ठीक है, देखो कैसे करना है। द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी भाई इतनी हिंदी में आती है और ज्यादा नहीं आती, तो 1368 बोल देते हैं। तो 1368 किलो हार्ट्स। ठीक है, किलो हार्ट्स, हार्ट्स से निकलनी चाहिए सारी चीजें, मतलब हर्ट्स। तो देखो बच्चों, पहले किलो हर्ट्स है, तो हम रूल के खिलाफ यानी कि अपने दायरे के खिलाफ, अपने पंचलाइन के खिलाफ कभी नहीं जाते। ठीक है, कभी हम अपने बनाए हुए रूल नहीं तोड़ते। तो कभी अगर बनाए हुए रूल नहीं तोड़ते तो हमें किलो हर्ट्स को किसमें करना पड़ेगा? हर्ट्स में करना पड़ेगा। तो ये जो है न्यू इज इक्वल टू 1368 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्स हो जाएगा बच्चों। क्योंकि आप जानते हो कोई भी किलो वाली चीज होती है उसको अगर ग्राम में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, कोई भी किलो वाली चीज तो 1000 से करना पड़ता है। किलोमीटर वाली चीज उसको भी 1000 मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो किलो हर्ट्स के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से। 1000 मतलब 10 के बाद 3 तो होता है। ठीक है, और आपसे बोला है फ्रीक्वेंसी निकालो, आपसे बोला है लेमडा निकालो, लेमडा। तो लेमडा निकालने का एक ही तरीका है हमारे पास कि C इज इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू। तो लेमडा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लेमडा का फॉर्मूला बन जाएगा C अपॉन न्यू, यही तो बन जाएगा C अपॉन न्यू। तो लेमडा इज इक्वल टू C की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है बच्चों, और इसकी हमें मालूम चल गई है 1368 इंटू 10 की पावर 3। अब 10 के बाद 3 को जरा ऊपर ले जाओ, प्लस का 3 है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा? माइनस। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर -3, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1368। आप एक काम कर सकते हो बच्चों, या तो इसे 0 देके आप 3000 बना दो,
या तो अगर आपके पास ज़्यादा टैलेंट और कैलकुलेशन बढ़िया है तो 3 और 1368 को डिवाइड कर दो। तो चलो एक बार आप जैसे डिवाइड भी कर देते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड करोगे आप 3 और 1368 को, ऐसे भी कर लेते हैं कभी कभी डिवाइड, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.0, फिर एक और 0, फिर एक और 0, फिर एक और 0, फिर एक और 0, ये बन गया बच्चों 3000 हमारा। तो ये कितने टाइम्स चला जाएगा? अगर यार 2 टाइम्स करेंगे तो नहीं हो पाएगा, 2 3 6 नहीं हो, हाँ 2 टाइम्स में हो जाएगा, तो 2 टाइम्स में हो जाएगा ये। तो 1368 इंटू 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 13, 2 3 जा 6 7 और 2 1 जा 2, ये आ जाएगा 2736। तो ये आ जाएगा आपका 2736। और बाकी आप कैलकुलेट करते रहना, इसके बाद 2 डिजिट और निकालने का मैं बता देता हूं आपको, 2 डिजिट 19 और निकलेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.00219 इंटू 10 की पावर, देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, माइनस का 3 है, तो 8 में से माइनस का 3 जाएगा तो 5 बचेगा, तो ये आ जाएगा 5, पावर कितनी आ जाएगी 5। लेकिन बच्चों कभी भी हम ऐसे न्यूमेरिकल को छोड़ते नहीं है, हाँ हमारा फाइनल आंसर ये हो सकता है, लेकिन कभी भी ऐसे न्यूमेरिकल को नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, ठीक है। कसम खा लो नहीं छोड़ोगे ऐसे। तो जब भी कभी भी ऐसा आ जाए, ऐसा फॉर्मेट आ जाए 0 0 करके आ जाए, या कभी भी आपका जो पॉइंट हो वो नोटेशन में ना आए, मतलब मैं नोटेशन की बात कर रहा हूं बच्चों, नोटेशन का रूल आप लोग जानते ही होंगे, ए डेसिमल बी सी डी और 10 की पावर प्लस माइनस एक्स किसी में भी आ सकती थी। तो शुरू का नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब शुरू के दोनों नंबर, ये वाला नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, ये वाला जीरो हो तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो शुरू के नंबर के बीच में पॉइंट आना चाहिए, शुरू के नंबर के बीच में पॉइंट आना चाहिए, और ये वाला नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, ये रूल वैलिड करना है हमको। तो देखो बच्चों पॉइंट तो कहीं और है, तो पॉइंट को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो पॉइंट को हम इधर से क्या करेंगे, इधर से और इधर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि पहला नंबर हमारा नॉन जीरो 2 ही पड़ रहा है, और 2 और 1 के बीच में हमें पॉइंट को शिफ्ट करना है। तो आप गिन लो कि डिजिट कितनी आई बीच में, पहले ये वाली डिजिट आई, 1 डिजिट हो गई, दूसरी ये आई, दूसरी डिजिट हो गई, तीसरी डिजिट आपकी 2 हो गई। तो यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ डिजिट आ गई, 3। और ये भी याद रखो बच्चों, जब आप पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हो, तो वो जो डिजिट है वो 10 की पावर में डालनी होती है, 10 की पावर में डालनी होती है और नेगेटिव में डालनी होती है। नहीं आया समझ में? एक बार और समझो, जैसे यहाँ पे आपके पास 216,000.0 है, और यहाँ पे 000,216 और यहाँ पे पॉइंट है बच्चों। तो अगर आप यहाँ से पॉइंट इधर लाते हो तो 216 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 या 5 डाल दोगे पावर प्लस में। लेकिन आप अगर पॉइंट इधर से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लाओगे तो 216 इंटू 10 की पावर 1 2 3, तो -3 करना पड़ेगा आपको। तो लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड डेसिमल प्लेस होता है तो -3 आता है, मतलब माइनस में पावर आती है, और राइट हैंड साइड से अगर लेफ्ट हैंड साइड डेसिमल प्लेस होगा तो पावर प्लस में आएगी। तो जरा मुझे बता दो आप कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएंगे तो 10 की पावर +3 लिखूं कि -3 लिखूं? क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? 2.19 इंटू 10 की पावर 5 +3 के -3, तो आप यहाँ पे लिखोगे -3, और 5 में से -3 जाएगा तो कितना बच जाएगा? ये आपका बच जाएगा 2 मीटर। तो यार निकल गया आपका लैम्डा 2.19 इंटू 10 की पावर 2 मीटर। क्या कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी जल्दी इसे नोट करिए, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी जल्दी इसे नोट करिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके बच्चों, तो यह है क्वेश्चन नंबर 3। एक बार आप लोग रीड करिए, एक बार आप लोग रीड करिए, अगर आपसे हो सकता है तो आप ट्राई कीजिए, और पॉज करिए, ट्राई कीजिए, फिर मैं भी करता हूं। ओके, आप भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूं। क्वेश्चन है द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। यानी कि एक वॉयलेट का लैम्डा दिया है, एक हमें रेड कलर का लैम्डा दिया है, मतलब रेडिएशन रेड कलर का जितना होता है, तो हमें लैम्डा से फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है बच्चों। कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये दिया है वॉयलेट, ठीक है। तो वॉयलेट का लैम्डा कितना दिया है? 400 नैनोमीटर। पहले नैनोमीटर को मीटर में करना पड़ेगा, तो 1 नैनोमीटर को मीटर में करने का तरीका क्या है बच्चों? 10 की पावर -9 मीटर से मल्टीप्लाई है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 400 इंटू 10 की पावर -9। इसको ऐसे लिख दें, लैम्डा इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -9। 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा ना, तो 10 की पावर -7 मीटर आ जाएगा बच्चों ये। तो ये कर दिया मैंने, ठीक है। अब चलो इसका जरा वो भी निकाल लेते हैं, फ्रीक्वेंसी जो हमें इससे बोली गई थी। तो फ्रीक्वेंसी का निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा,
तो ये हो जाएगा आपका लेमडा इज इक्वल टू सी बाय न्यू हो जाएगा बच्चों। तो लेमडा इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 और ये लग जाएगा आपका 4 इंटू 10 की पावर -7। अब -7 को जरा ऊपर ले जा लोगे तो +7 हो जाएगा। तो लेमडा इज इक्वल टू 3 इंटू, ऐसा भी करते हैं बच्चों, देखो एक शॉर्टकट मेरे दिमाग में आया है। 4 के टेबल में 25 बारी में 100 आ जाता है। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं 8 में से 100 निकाल देता हूं, मतलब 8 में से 2 10 निकाल देता हूं, तो 6 10 मेरे पास रह जाएंगे, 2 10 मैंने निकाल दिए। तो ये 2 10 निकाल के 100 बन जाएगा, 10 की पावर 6 रह जाएगा और 10 की पावर -7 ऊपर जाएगी तो प्लस का 7 बन जाएगा। मैंने ऐसा क्यों करा, कैलकुलेशन सिंबल हो जाएगी, 4 1 जा 4 और 4 25 जा आपका 100 हो जाएगा और 3 25 जा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो लेमडा निकल गया मेरा 75 इंटू 10 की पावर 6 12 12 12 12 13, ये निकल गया बच्चों मेरा लेमडा। नोटेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू के पॉइंट पे पॉइंट लगा दो, जरा पॉइंट ठोको यहाँ पे 7.5 इंटू 10 की पावर 13। और जब आपने रैंडमली ऐसे पॉइंट लगा दिया है उसके बाद डिजिट गिनना कितनी है, तो एक डिजिट है ना, तो 10 की पावर 1 आ जाएगी। 2 होती तो 2 आ जाती, 3 होती पॉइंट के बाद तो 3 आ जाती, तो 13 में 1 जोड़ोगे तो 14 हो जाएगा। तो 7.5 इंटू 10 की पावर 14 मीटर हो जाएगा बच्चों ये आपका आंसर। तो 7.5 इंटू 10 की पावर 14 मीटर हो जाएगा आपका आंसर। तो क्लियर हो गया कैलकुलेशन कैसे करनी है। आ जाओ रेड कलर में, लाल कलर में मेरा फेवरेट नहीं है, तो लाल कलर के दिया है 750 नैनोमीटर। तो 750 नैनोमीटर को पहले मीटर में करते हैं, चलो आप भी मेरे साथ फटाफट करते रहो यार, ठीक है। 750 इंटू 10 की पावर -9 मीटर हो जाएगा। इसको मैं 8 भी तो लिख सकता हूं, अगर ये 0 इसके साथ कैंसिल कर दूं तो 10 की पावर -8 मीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला लगा दो बच्चों, फॉर्मूला लेमडा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। तो लेमडा इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 और नीचे हो जाएगा 75 इंटू 10 की पावर -8। 3 1 जा 3, 3 4 जा 75, 4 जा पक्का, 3 4 जा 75, 25 जा, तो ये हो जाएगा, ठीक है 4 जा, ओके सही है। क्या करा मैंने, क्या करा, ओ माय गॉड व्हाट द हेल। 25 जा बच्चों, क्या कर रहा हूँ यार मैं। तो ये हो जाएगा 25 जा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 8 और नीचे हो जाएगा 25 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है। इसको हम काटेंगे नहीं, पता होना चाहिए कि कहाँ पे गलती करी है हमने, तो इसी से फायदा होता है, हम लोग भी सीखते रहते हैं ऐसे ही। अच्छा देखो अब कैलकुलेशन के तौर पे, क्योंकि मैं सोच कुछ और रहा था, वो तभी मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत हो गई। अब देखो बच्चों सोच में ये रहा था कि ऐसा करते हैं कि 25 और इसको क्या करते हैं, डिवाइड कराते हैं, और आपको पता है कि 25 4 जा 100 होता है, तो ऐसा करता हूँ 10 की पावर 8 में से 2 10 निकाल लेता हूँ ना, 100 बन जाएगा। तो ये सोच रहा था मैं असल में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू 100 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा बच्चों, नीचे 25 आ जाएगा, ये 10 की पावर -8 हो जाएगा, ये 4 जा कट जाएगा, तो ये 4 जा कट गया, ऊपर प्लस की 8 और प्लस के 8 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 14, तो 10 की पावर 14 मीटर आ जाएगा बच्चों ये आपका आंसर। तो लेमडा इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर 14 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ गया आपको ये क्वेश्चन समझ में, आ गया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 4। ओके बच्चों, तो देखो न्यूमेरिकल तो बहुत हो चुके हैं और न्यूमेरिकल यार आसान भी है, तो मैं आपको 2 करने के लिए दे रहा हूं, तो होमवर्क आप कर लेना 4th और 5th, इतने क्वेश्चन काफी हैं, और बाकी आप अपनी बुक से ट्राई करना, अगर नहीं होंगे तो मैं करा दूंगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी एक्सप्लेनेशन हो चुकी है कि आप इन 3 फॉर्मूले से कर सकोगे अब, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अब मैं आपको पढ़ाता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, देखो बच्चों कुछ हमें ना नेचर में वेव्स मिली है, कुछ हमें नेचर में क्या मिली है, वेव्स मिली है, और उस वेव का मैं टेबल बनवाऊंगा आपको। तो 8 तरह की वेव हैं, 8 तरह की वेव हैं, उनके बारे में मुझे आपको लिखाना है, उनकी कुछ वेवलेंथ है, कुछ फ्रीक्वेंसी है। तो या तो वो 8 तरह की जो वेव है उनका अरेंजमेंट या तो वेवलेंथ डिक्रीज हो सकता है तो लैम्डा इंक्रीज हो सकता है, सॉरी दोनों एक ही चीज है, वेवलेंथ डिक्रीज हो सकती है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो सकती है। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसे, क्योंकि C इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, तो न्यू इज इक्वल टू C बाई लेमडा, तो न्यू और लेमडा एक दूसरे के क्या चलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं कोई ऐसी सीरीज, ऐसा पैटर्न बनाऊं, 1 से 8 में पढ़ने का एक टेबल बनाऊं, तो टेबल में अगर मैं डिक्रीज कर दूंगा वेवलेंथ, यानी कि लेमडा को मैं डिक्रीज कर दूंगा, तो यार फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और अगर फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर दूंगा तो लेमडा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 2 तरह की डेफिनेशन हो सकती है इसकी। पहली डेफिनेशन ये हो सकती है कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेव्स,
इट इज द अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशन या वेव विच हैव डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। या तो आप ये बोल दो, या तो आप ये बोल सकते हो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशन in which increasing order of their wavelength and decreasing order of their frequency। बिल्कुल सही। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, it is the arrangement of radiation in increasing order of wavelength एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये भी ठीक है, आप उल्टा करके भी लिख सकते थे, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, वैसे भी लिख सकते थे। तो मैं आपको वेवलेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में करवाऊंगा बच्चों। कैसे में कराऊंगा? डिक्रीजिंग। कोई कोई टीचर हो सकता है इंक्रीजिंग में करा दे तो वो अपोजिट कराएगा आपको, लेकिन मैं आपको जैसा बुक में दे रखा है वैसा ही कराऊंगा। तो जल्दी जल्दी आप इसे नोट करिए। उसके बाद हम एक टेबल चार्ट पढ़ते हैं 8 वेव लेंथ का, ठीक है, 8 वेव लेंथ का। तो जल्दी जल्दी इसे नोट करिए, फिर करते हैं 8 वेव लेंथ। ओके बच्चों, तो ये 8 तरीके की वेव का मैंने टेबल बनाया है और टाइम बचाने के लिए पहले ही लिख दिया है ताकि आप जल्दी जल्दी समझ जाओ। वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो अभी अभी मैंने आपको फिलहाल बताया, तो उसी में ही ये सारी की सारी रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव आती है। तो 8 तरह की वेव के नाम पढ़ते हैं सबसे पहले। तो बच्चों नाम है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल वेव, यूवी रे, एक्स रे, गामा रे, कॉस्मिक रे। तो ये 8 तरह की रे होती है बच्चों। इनकी वेवलेंथ रेंज अगर पढ़ें तो रेडियो वेव 10⁻⁴ मीटर से 100 मीटर रहती है। और इसका क्या यूज है? ये आपका यूज होता है रेडियो कम्युनिकेशन के लिए, सुनामी और अर्थक्वेक के डिटेक्टर के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। माइक्रोवेव की बात करें तो माइक्रोवेव की वेवलेंथ की रेंज होती है 10⁻⁻8 एंगस्ट्रॉम से 10⁻⁵ मीटर तक। और ये कहां पे यूज आता है? ये मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज आता है, माइक्रोवेव ओवन में यूज आता है, एफएम रेडियो में यूज आता है और टीवी सिग्नल में यूज आता है। इंफ्रारेड वेव की जो वेव की जो रेंज होती है वो होती है 7500 एंगस्ट्रॉम से 10⁻⁸ मीटर। और ये हर तरीके के लाइट सोर्स से निकलती है बच्चों, हर तरीके के। चाहे आप बल्ब यूज कर रहे हो, चाहे आप मोबाइल का टॉर्च यूज कर रहे हो, कोई भी आपका लाइट सोर्स हो उसमें से इंफ्रारेड वेव निकलती है, ठीक है। विजिबल रे की बात कर लेते हैं बच्चों। तो विजिबल रे का रेंज होता है और हमारे पेपर में पूछा भी आता है कि कितने रेंज से कितने रेंज तक ह्यूमंस देख सकते हैं किसी वेव को। तो 3500 से 7500 की रेंज होती है जिसमें हम विबग्योर को देख सकते हैं। विबग्योर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये विबग्योर एक तरह का कलर पैटर्न होता है। तो इतनी रेंज में हम ये सारे कलर देख सकते हैं। इससे कम वाली रेंज में नहीं देख पाएंगे, इससे ज्यादा वाली रेंज पे भी हम वेव को नहीं देख पाएंगे। फिर आते हैं बच्चों यूवी रे पर। तो यूवी रे की रेंज होती है 10 एंगस्ट्रॉम से 3500 एंगस्ट्रॉम। और बच्चों ये आपकी हार्मफुल होती है और हार्मफुल होती है, स्किन कैंसर करती है और आपको अंधा भी कर सकती है अगर ये लगातार सन पर आ गई या अर्थ पर आ गई। और करीबन 1-2 दिन तक अगर लगातार ये कंटिन्यू प्रोसेस हो गया तो इंसान अंधे हो सकते हैं, इससे कलर ब्लाइंडनेस आ सकती है और इवन ब्लाइंड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरे। तो एक्सरे की वेवलेंथ होती है 0.01 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम तक। और बच्चों ये हार्मफुल होती है और ये हमारे ह्यूमन बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल को मारने का काम करती है। तो जितना हम एक्सरे से बचेंगे उतना बढ़िया रहेगा, नहीं तो हमारे व्हाइट ब्लड सेल खत्म हो जाएंगे। क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल हमारी एंटीबॉडीज होती है जो हमें डिजीजेस से बचाती है और हमें स्ट्रॉन्ग रखती है। तो अगर व्हाइट ब्लड सेल नहीं रहे तो हम काफी बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। इम्यूनी सिस्टम हमारा कम हो सकता है। गामा रे की बात करें बच्चों तो गामा रे 10⁻⁻15 एंगस्ट्रॉम से 10⁻12 एंगस्ट्रॉम तक रहती है। और बच्चों इसका जो इम्पैक्ट है वो इतना बुरा है कि गामा रे अगर थोड़ी सी भी हमारी बॉडी से पास हो जाती है तो इमीडिएटली ये डेथ कॉज कर देगी, मतलब इंसान को खत्म कर देगी इमीडिएटली। कोई हल्क वल्क नहीं बनोगे आप, जैसा हल्क पिक्चर में गामा रे पास हो गए और वो हल्क बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों। गामा रे सबसे भयंकर इंपैक्ट डालती है। और ये कहाँ पे डेवलप होती है? ये एटम बॉम्ब में डेवलप होती है, न्यूक्लियर बॉम्ब में डेवलप होती है। तभी कभी भी वर्ल्ड वॉर कभी भी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर कहीं पे एटम बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब फूटा तो उसमें गामा रे निकलेगी और इमीडिएटली करोड़ों इंसानों की डेथ हो जाएगी बच्चों। तो इसलिए ये चीज कभी नहीं करते हैं, ठीक है। लड़ाई को रोक देते हैं और वो अच्छी बात है कि लड़ाई को रोक देते हैं। उसके बाद आता है बच्चों कॉस्मिक रे, सबसे खतरनाक। लेकिन ये अर्थ पे फाइंड आउट नहीं होती है, ये सन के कोर में मिलती है बच्चों, सन के बीचों बीच कोर में मिलती है जहां पे टेम्परेचर 10⁸ डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों, ठीक है। तो ये कहानी है कॉस्मिक रे की, जो सबसे खतरनाक रे होती है। और अगर वो रेस जो है अगर अर्थ पे पड़ गई तो अर्थ भी इमीडिएटली खत्म हो जाएगी। कॉस्मिक रे का इतना भयंकर इंपैक्ट होता है। तो क्लियर हो गया आपको, ये पूरा पैटर्न क्लियर हो गया।
ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करो क्योंकि मेरा गला सूख गया, मैं जरा पानी पी के आता हूँ, ठीक है। और ये जरा नोट करो, जल्दी जल्दी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, है ना। तो बच्चों क्या क्या पढ़ लिया हमने बच्चों मैक्सवेल की थ्योरी पढ़ ली, मैक्सवेल के सब इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े, वेवलेंथ पढ़ा, फ्रीक्वेंसी पढ़ी, टाइम पीरियड पढ़ा, वेलोसिटी ऑफ वेव पढ़ी, एम्पलीट्यूड पढ़ा, दोनों का रिलेशन कर लिया, न्यूमेरिकल्स भी सिंपल ही थे वो भी कर लिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ लिया कि वेवलेंथ इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज या फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, वेवलेंथ इंक्रीज। फिर मैंने टेबल बना दिया आपको। एक क्वेश्चन बच्चों पेपर में और आता है, जरा जल्दी से लिख लो, मैं बोर्ड पे नहीं लिखा रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि जो ट्यूबलाइट के अंदर और एलईडी के बल्ब के अंदर जो व्हाइट पाउडर डाला जाता है, तो क्योंकि ट्यूबलाइट और ये जो बल्ब होता है ना, ट्यूबलाइट और एलईडी जो होते हैं, इनमें से भी असल में यूवी रे निकलती है। तो यूवी रे एक पाउडर में एब्जॉर्ब हो जाती है, उस पाउडर जो है उस पाउडर का नाम होता है सीजियम ऑक्साइड। तो सीजियम ऑक्साइड का वो व्हाइट कलर का पाउडर डाला जाता है ताकि जो भी यूवी रे स्मॉल अमाउंट में निकलते हैं वो भी सीजियम ऑक्साइड में क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। तो क्वेश्चन लिख लो, नेम द व्हाइट पाउडर विच यूज्ड इन एलईडी बल्ब फॉर एब्जॉर्ब द यूवी लाइट। तो आंसर होगा सीजियम ऑक्साइड। क्या आंसर होगा? सीजियम ऑक्साइड। क्लियर हो गया बच्चों आपको? तो थ्योरी हो गई खत्म। अब थ्योरी के बच्चों दो लिमिटेशंस हैं, वो फटाफट मैं आपको बता देता हूं। तो क्वेश्चन लिख लो, राइट द लिमिटेशंस ऑफ मैक्सवेल, राइट द लिमिटेशंस ऑफ मैक्सवेल्स थ्योरी, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ओके, या तो लिमिटेशन लिख लो, राइट द लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, राइट द ड्रॉबैक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, या मैक्सवेल की वेव थ्योरी, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना। देखा कितना सारा लिखना पड़ता है मुझे आपके लिए, अच्छे तरीके से पढ़ लेना तुम लोग, बड़ी मेहनत हो रही है तुम्हारे लिए, जो भी है पूरे YouTube प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। अच्छा, तो लिमिटेशंस क्या है EMW थ्योरी के? लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो पहली लिमिटेशन ये बच्चों ये है, पहली लिमिटेशन ये है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो आगे अगला टॉपिक आप लोग को पता ही चल गया होगा क्योंकि टाइम अब खत्म हो चुका है। तो अगला टॉपिक ये है कि मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझाऊंगा आपको, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी नहीं समझा पाई थी। इट डज नॉट एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। दूसरा लिमिटेशन बच्चों, दूसरा लिमिटेशन, और वो भी मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। It does not explain about photoelectric effect. It does not explain about photoelectric effect. तो ये दो तरह की लिमिटेशन है मैक्सवेल की, जो ये दो चीजें नहीं समझा पाए थे, और ये दो चीजें हम कवर करेंगे अगली वीडियो में बच्चों। तो अभी के लिए इतना ही, मौज मस्ती करते रहो, पढ़ाई भी करते रहो, और कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। तो अभी के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।